दोस्तों हम सबने बचपन में कभी ना कभी और स्पेशली जब हमारे घर में कोई सिबलिंग हो तो दो चीज़ें ज़रूर करी होती हैं। या तो हमने चुरा के सेरेलैक या लैक्टोजन खाया होता है, या तो छुप छुप के बच्चों की बोतल से दूध पिया रहता है। अग्री विद मी। सो ऐसा क्या होता था उस सेरेलैक में और लैक्टोजन में, एंड वो क्या चीज़ें होती थी? कहने को तो ये दूध के पाउडर होते थे, बट इनको बनाते कौन थे और ये कैसे बनते थे? ऐसे घर 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 ऐसे कैसे पहुंचते थे? दूसरी चीज, आई एम श्योर एवरीबडी हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो वुड बी अवेयर ऑफ मैगी। रिमेंबर मैगी मैगी मैगी। सो ये दो जो ब्रांड हैं ये आते हैं कंपनी के कॉल्ड नेस्ले। एंड आज जो हमारे सामने जो गेस्ट हैं हमारे, वो है नेस्ले के एक्स मार्केटिंग हेड एंड ही हैज़ बीन ऑल्सो वर्किंग इन सेल्स। इन्होंने बहुत सारा काम किया है टू द ट्यून, बेसिकली उन्होंने अपनी पूरी जवानी दे दी नेस्ले को। 26 साल भाई साहब ने काम किया है नेस्ले में इन वेरियस कैपेसिटीज, राइट फ्रॉम सेल्स टू मार्केटिंग। एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्कड इन अदर कंपनीज वेर इन कोहिनूर बासमती का नाम सुना ही होगा आपने। तो कोहिनूर बासमती और स्पाइसेस वगैरह जो है उनको ब्रांड बनाने में सौरभ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं वेलकम करना चाहूँगा सौरभ चौधरी को, जो 33 ईयर्स से FMCG और फास्ट मूविंग फूड प्रोडक्ट्स में काम करते रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं हमारे कंट्री को और हमारी इंडस्ट्री को। वेलकम सौरभ टू द शो। थैंक यू सो मच। हाय सौरभ, आई अंडरस्टैंड जो मैगी जब हम खाते हैं तो बहुत एक एडिक्शन सा हो जाता है, एंड इट हैज़ बीन सेवियर लॉट मेनी टाइम्स, एंड स्पेशली बैचलर्स इंजीनियर्स दे वुड वाउच फॉर इट। सो ये जो ब्रांड जब बनता है नो एक फैक्ट्री से, उसके पहले बहुत सारा मार्केट रिसर्च होता है, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट जब मार्केट में नया आता है तो बहुत सारा काम होता है उसमें, लेकिन उसके मार्केट में लॉन्च करने के बाद लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं लाइक जो एक प्रोडक्ट को एक मेगा ब्रांड बना देता है? जब आपने मैगी की बात छेड़ दी तो एक्चुअली आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। I joined Nestle in the year 1986. Wow. And that's the time I was 3 years old. 3 years old. Really. And उस टाइम मैगी जस्ट लॉन्च हुआ ही था। 2-3 साल हुए थे इंडिया में, और इतनी बड़ी ब्रांड नहीं थी उस टाइम। ओके, मुझे अभी भी याद है, हम लोग मार्केट जाते थे मैगी बेचने के लिए, और सारा दिन 40 दुकानों में घूमने के बाद 12 पीस बेचना बहुत मुश्किल होता था। मैं जब ज्वाइन किया था, आप जान के तजुर्बे होंगे कि मैं जब नेस्ले ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंड एज अ सेल्स प्रमोटर। वाओ। और पता है हमारा काम क्या था? हमारा काम था किराने की दुकान के सामने फुटपाथ पे खड़े होके मैगी बनाना, और जितने भी वहां पर शॉपर्स आते थे किराने की दुकान में, उनको मैगी टेस्ट कराना। अमेजिंग। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब मैगी टेस्ट करते थे पहले पहले लोग हमारे सामने थूकते भी थे। उस टाइम कोई नूडल्स जानता ही नहीं था इंडिया में। एंड ये जो टेस्टिंग इज बिलीविंग वाली बात थी, ये नेस्ले इतने अंदर से मानती थी कि फूड प्रोडक्ट्स टेस्टिंग इज बिलीविंग, एंड दैट बिकेम अ स्ट्रेटजी एक्चुअली। ओके, यही स्ट्रेटजी बनी कि कंज्यूमर को अगर अपने पास लाना हो तो उसको टेस्ट कराओ। और आज से 1983 में लॉन्च हुआ एक प्रोडक्ट, और आज 2019 अगर आप सोचें, आज तक इतने सालों के बाद भी मैगी नूडल्स इंडिया में हर बच्चे को टेस्ट करवाया जाता है। एब्सोल्युटली। मैं 2012 में जब नेस्ले छोड़ा था, मेरा एक टारगेट हुआ करता था कि 50 मिलियन प्लेट्स ऑफ मैगी नूडल्स साल में हम सैम्पलिंग करेंगे, माने 5 करोड़ प्लेट। वाओ। और सोचते रहिए कि आज 30-40 साल से ये 5 करोड़ अगर हर साल हम सैम्पलिंग कराते रहे, 5 करोड़ बच्चों को टेस्ट दिलाते रहे, यही बच्चे जो 40 साल पहले बच्चे थे आज शायद मदर्स बने या फादर्स बने। तो ये रिवाज चलती आई। टुडे Maggi, more than Maggi becoming an advertised product, Maggi had become more of a tasted product. Okay, yes. और ये हर माँ की किचन में पहुंच गई है, and mothers have started advocating the product to their friends and families, and that is the ultimate for a marketing person who is handling the brand. एक प्रोडक्ट को कोई एडवोकेट करना शुरू कर दे, उससे बड़ी बात। That's the ultimate goal. Ultimate goal for. So this is how Maggi became Maggi today. Okay, amazing. A 1600 crore brand today, and that's Maggi. And इसीलिए आप देखे होंगे कि 3-4 साल पहले जब ये मैगी की बड़ी सी एक डिबैकल हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मार्केट में, और नेस्ले ने करीब 100 करोड़ लॉस किया था। 3800 टन्स मैगी को जलाया था
एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे, फिर भी 1 साल के अंदर वो प्रोडक्ट जहां पर थी वहीं पर पहुंच गई, बिकॉज पीपल ट्रस्टेड ऑन मैगी. एब्सोल्युटली. ठीक है, एंड दिस ट्रस्ट केम फ्रॉम द टेस्ट ऑफ मैगी, द the offerings of Maggi, what Maggi had to offer for their children, the convenience from Maggi. ये जो 2 minute, आप जो अभी स्टार्ट किए थे कि मैगी मैगी मैगी, इफ यू रिमेम्बर इन योर चाइल्डहुड दैट टीवी जिंगल, सिर्फ बस 2 मिनट, मम्मा भूख लगी, बस 2 मिनट, एंड दैट 2 मिनट वाज द टैगलाइन. People never before thought कि 2 मिनट में कोई खाना पक सकता है. And actually Maggi takes 2 minutes after boiling a water, putting a Maggi, it takes 2 minutes to prepare that food. It was all about convenience. It was all about taste. And that the Indian consumers needed. उसके पहले तो रोटी चपाती राइस ही खाते थे हम लोग. Today, Maggi has almost become like a staple food for children. True. I've seen people even same Maggi को कुछ लोग उसका सूप बना लेते हैं. They do so many things. And when you decide on a strategy, suppose Nestle decided that sampling would be the way to get into a consumer's mind and heart. So we did sampling, and it was a sustainable effort for 40 years. So sustainability in what you are deciding with the core competence that you have, that's very, very important. Correct. Many I have seen many companies in the last many years who have perished because they deviated from their core competence. If you may allow me, I can even tell you a very recent example. If you see Patanjali, 5 years back when Patanjali came into the Indian market, from their core competence of Ayurveda, they were like flourishing. They didn't need to go to the advertising mode. They actually went into those chikitsalayas and their yoga centers, and they promoted their products, and they were doing fantastic. The day they started deviating from their core of Ayurvedic and coming into general food, they started launching their biscuits, their noodles, their oil and all. They were deviating from their core. And that's the day they did not possibly realize that they were getting into a trap. Today, that particular segment of food is actually degrowing. They are degrowing very fast. Okay, because they have not anticipated the change in the market. They thought that whatever we do, and they came with a big bang. They had a price advantage. They had a distribution. Swadeshi ka thappa. Swadeshi ka thappa, a lot of things, but it was not sustainable in the long run. So today, Ayurveda, they are doing pretty well, but food, as I hear, they are not doing well. They are actually facing a lot of challenges there. So that's what I said. The core competence needs to be realized, and it should be sustainably taken to the market as your best foot forward, as you say. That's very interesting, Dada. Actually, can I call you Dada? Yeah, sure. You can. So, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपने बताई कि मतलब अगर आपको अपने ब्रांड को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो एडवोकेट्स क्रिएट कीजिए, और एडवोकेसी जो क्रिएट होगी वो ऐसे ही नहीं होगी. आपने सोच लिया और आपने पैसे डाल दिए, सब कुछ कर दिया, एडवोकेसी ऐसे नहीं क्रिएट होगी. आपको अपने कोर कम्युनिकेशन पे स्टिक रहना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर उस पर काम करना पड़ेगा. दादा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक मैं देखता हूँ कि अच्छा, एक इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल और आर ऑडियंसेस. जैसे अगर पतंजलि वर्सेस पतंजलि आटा नूडल और मैगी की अगर हम बात करें, सो देखिए, बिकॉज ये जो बड़े लेवल की जो चीज़ें होती हैं, छोटे में तो ठीक है, या सर्विसेज में सप्लाई चेन का उतना बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को लेके, और स्पेशली जब छोटे बिजनेस को, जैसे आपने बताया 88 से आपने जो शुरू करा, उसके बाद वो स्केल होके आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया. बेसिकली 10 रुपए का नूडल, इट्स नॉट अ वेरी 1000 रुपीज का नहीं है. 10 रुपए का नूडल आज करोड़ों हजार करोड़ का ब्रांड बना हुआ है. तो वो कैसे बनता है, मतलब कैसे उसकी सप्लाई चेन करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे बेचने के लिए? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है. सप्लाई चेन, हम लोग जो सप्लाई चेन देखते हैं यूजुअली, हमारे सामने जो दिखता है, मैक्सिमम क्या दिखता है कि फैक्ट्री से डिपो में आया या सीएनएफ में आया, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केट गया, ये हमें, और वहां से कंज्यूमर खरीद रहा है, वहां से कंज्यूमर, मतलब इतना ही हमें दिखता है. करेक्ट. बट ये फैक्ट्री के पीछे वाली जो सप्लाई चेन है, इट्स अ ह्यूज सप्लाई चेन. अगर मैगी नूडल्स बनता है और उसमें आटा जरूरत है, मैदा जरूरत है, ऑयल जरूरत है, सॉल्ट जरूरत है, स्पाइसेस जरूरत है, देयर आर एटलीस्ट 32 ingredients that goes into a preparation of a small little cake of Maggi noodles with its masala.
Okay. And think about these 32 ingredients if you need to really procure them from 32 sources across the country, and even certain products you need to procure ingredients from abroad. Okay. Think about the kind of planning that needs to be done. सब कुछ एकदम टाइमली होना चाहिए, सही क्वांटिटी पे होना चाहिए और सही प्राइस पे होना चाहिए. You know, so सप्लाई चेन हमारे पीछे जो खड़ी हुई है, you know, आज जो आटा लेके आ रहा है, आटा प्रोक्योर कर रहा है, तो हमारे आटे की सप्लायर्स चाहिए. सारे सप्लायर सेम क्वालिटी के आटे देने चाहिए. राइट. स्पाइसेस के जितने भी स्पाइसेस होंगे उसके सप्लायर्स चाहिए. सारे स्पाइसेस के सप्लायर्स को सेम क्वालिटी के स्पाइसेस देने चाहिए, सेम प्राइस में देने चाहिए और सही वक्त पे देने चाहिए. करेक्ट. राइट. अगर हम कल बोले कि मेरे पास टमाटर नहीं है, नहीं हो सकता. आज मैगी सॉस बना रहा हूं और टमाटर नहीं है क्योंकि खेत में टमाटर उगी नहीं है, ये नहीं हो सकता. सो हमें उसको भी सस्टेनेबल रखना है, उस फार्मर को भी सपोर्ट करना होता है. तो सप्लाई चेन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दैट कि उस फार्मर को भी सपोर्ट करे ताकि ही सप्लाइज यू विद द इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ओके. सो वो एक बहुत बड़ी यज्ञ बोल सकते हैं बिहाइंड द सीन. सामने वाला सीन तो ठीक है, सामने वाला सीन तो हमारे एकदम ग्रास रूट से जो मार्केट में माल बिका तो उसका एक फोरकास्टिंग बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे वो सारे फोरकास्टिंग इकट्ठे होते हैं. जो हमारे एक कोई टिपिकल सेल्स कंपनी में एक एएसएम फोरकास्ट करता है कि हम अगले महीने इतने बेचेंगे. वो फोरकास्ट सारे डिस्ट्रीब्यूटर की इकट्ठे होके, सारे स्टेट के इकट्ठे होके, सारा कंट्री का इकट्ठा होके हमारा सप्लाई चेन डिमांड प्लानर के पास जाता है. ठीक. वो डिमांड प्लानर उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके नहीं इस मेरे पास अभी इन्वेंट्री में इतना है, इतना मुझे नेक्स्ट महीना चाहिए, ठीक है, इतना मुझे बफर स्टॉक चाहिए, सब मिला के इतना मुझे बनाना है. ऑर्डर देता है फैक्ट्री को. फैक्ट्री उतना बना के अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस किस किस तारीख को कितना चाहिए उतना उतना भेजना शुरू करती है. डिफरेंट. एंड सामने वाला भी काफी बड़ा यज्ञ है क्योंकि हमें सप्लाई करना है. सपोज नेस्ले की इस कंट्री में 26 CNF है. ठीक है. एवरी स्टेट ऑलमोस्ट हैज वन CNF. सारे CNF के डिफरेंट डिमांड प्लानिंग थी, तो उसके अनुसार हमें भेजना उनको उतना डिस्पैच उस CNF से सपोज 50 या 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने. उस डिस्ट्रीब्यूटर हर एक ने अलग अलग डिमांड दिया है, उसको देखना है और फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर से ऑफ कोर्स मार्केट में दुकानों के पास जाना है. ठीक है ना. सो सबसे बड़ी जो चीज है ये जो होल, इसको हम लोग सिंपल एक एक्सेल शीट में डाल के नहीं बना सकते. इट मींस अ होल सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम इंटीग्रेशन जिसके थ्रू से ये सप्लाई चेन बैक एंड एंड फ्रंट एंड ओके दोनों मिला के एक प्रोडक्ट बनती है. एंड थिंक अबाउट एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट, सिर्फ मैगी मसाला नहीं, नेस्कैफे, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे, हर SKU, मैगी के 100 ग्राम के पैकेट, मैगी के 800 ग्राम के, 600 ग्राम के पैकेट, सारे के लिए अलग अलग सेम यज्ञ करना पड़ता है आपको. सो ह्यूज टास्क है. ठीक है. बट ये कितना कंपिटेंटली आप कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एक कंपनी का सक्सेस स्टोरी. ठीक है. सो मैं तो बोलता हूँ सप्लाई चेन इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ द कंपनी. वो हर एक चीज को इंटीग्रेट करता है, मार्केटिंग को, सेल्स को, फिनेंस को. क्योंकि कहीं पे सप्लाई चेन टूटा मतलब एक ना एक कुछ टूट जाएगा. ठीक है. मैं इसलिए बोल रहा था कि इसकी कंपिटेंस के ऊपर एक सक्सेस डिपेंड करती है कंपनी की, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने बहुत सारे कंपनी को देखा है डिस्टर्बेड हो जाने के लिए. जैसे कि अगर आप इवन कमिंग बैक टू द सेम पतंजलि ने आज बिस्किट्स बना दिए. आज कितनी सारी पतंजलि की दुकानें बंद हो गई हैं. मतलब इट वाज अ क्रेज इन बिटवीन. पतंजलि इज फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द प्रोक्योरमेंट. Anticipation of the market's need, demand, and accordingly procuring the raw material and preparing it and getting the raw material at the right price to have a cost advantage. जो पतंजलि का first one core message था कि मैं I am at lowest price because of the cost advantage. उसके पास cost advantage था. लेकिन आज के दिन में as they are growing वो supply chain management नहीं हो पा रहा है. Okay. That's why they are losing on the cost advantage. ठीक है. यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर हो रहा है. एंड इसकी वजह से प्रोडक्शन फिर कम हो रहा है, बंद हो रहा है, एंड देन फिर लोग डिमोटिवेट होते हैं. अगर आज मैं सुनता हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर 100 कार्टन किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया पतंजलि का, तो उसको मिल रहा है 10 कार्टन या 20 कार्टन. तो मार्केट में एक unnecessary crisis can, consumer will not wait. If you have lost your consumption, you have lost your consumption. Absolutely. आपको अभी भूख लगी है, मुझे एक मैगी खाना है, वो मैगी मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरी बार नहीं खाऊंगा वो मैगी. Correct. अभी के लिए तो नहीं खाऊंगा. ठीक है. So if I have lost that consumption for now, I have lost that consumption forever. Okay. So that's why lot of companies lose their consumers. दादा ये तो एक
जैसे हम बात करें लाइक पतंजलि इज़ अ बिग ब्रांड ऑल सड एंड डन एंड नेस्ले यस दे हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स. अगर कोई एक नया ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जैसे राजीव जो कैमरे के पीछे है, राजीव को अगर मान लीजिए कि एक फ्लेवर्ड बॉटल पानी बेचना है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या बिस्किट नया लॉन्च करना है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सेटअप किया जाए और उसकी डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, मतलब कैसे उसको एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाए. प्रोडक्ट तो उन्होंने बना दिया, राजीव ने प्रोडक्ट बना दिया, उसका ब्रांड बना दिया, ब्रांडिंग कर दिया. ब्रांडिंग कर दिया मतलब उसका ब्रांड बन गया एक्चुअली. ओके, ठीक है. यस. नाउ ये ब्रांड दो जगह पे अवेलेबल होना चाहिए. एक मेंटल अवेलेबिलिटी, एक फिजिकल अवेलेबिलिटी. ओके. मेंटल अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग दैट स्पेस इन द माइंड. ओके. ओके, कि मैंने राजीव बेवरेज बनाया है. Am I aware of that beverage? Do I recall the name of that beverage? Do I consider to use that beverage? Do I have an interest to buy that beverage? जिसको हम लोग कंज्यूमर मार्केटिंग फनल बोलते हैं, ब्रांड फनल बोलते हैं. So all these steps. Have I tried this product? Have I repurchased this product? Am I loyal to this product? And finally, am I advocating this product? All these steps will make that brand successful. So ये जो होता है, ये not only through brand communication, कि मैंने ब्रांड को कम्युनिकेट कर दिया थ्रू डिफरेंट मीडिया. मैं आइदर टीवी में चला गया, रेडियो में चला गया, न्यूज़पेपर में चला गया, डिजिटल में चला गया, ग्राउंड लेवल पे बीटीएल एक्टिविटीज बहुत सारे कर दिए. ठीक है. करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट रिकॉल ऑफ द ब्रांड, एंड आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो गेट सम स्पेस इन द ब्रेन कि एवरी टाइम आई नीड अ बेवरेज आई विल यूज राजीव बेवरेज. एंड फाइनली आई विल टेल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट ये वाला पी के देखो. Okay. So that's how you make the brand. But now the second very important thing is physical availability. We spoke about the mental availability first. But now I am going to talk about very, very important aspect, that is physical availability. What is physical availability? Till you reach the product to the consumer's hands, the consumer picks it up and puts it in the basket and consumes it. You have not actually sold your product. So to do that, what you need to do is to create that whole structure, whole route to market. From factory to the retailer to the consumer. And if you ask me, from my 32 years experience, I have found 8 different route to markets to the consumer. And these 8 different route to markets can be chosen as one of them can be chosen as an option depending on how much you can spend. What is the cost of acquisition? So I will give you a few examples of those route to market models that we can adopt, So आपने अब बड़ा सिंपल सा आपने सुना होगा कि कंपनी के डिपोज होते हैं. सो ये डिपोज क्या होते हैं? डिपोज को हम लोग C&S बोलते हैं या C&F बोलते हैं. ये डिपोज कुछ नहीं होते, ये वेयर हाउस होते हैं कंपनी के. ओके, कंपनी किसी और सेकंड आउटसोर्स करती है वेयर हाउस, अपनी नहीं होती है, किसी और का वेयर हाउस लेता है और उससे लॉजिस्टिक्स लेता है कि ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीज हायर करता है. दैट क्यूमुलेशन, वही उसको बोलते हैं C&F या डिपो. उस डिपो से, उस C&F से नेक्स्ट लेवल आता है डिस्ट्रीब्यूटर. कंपनी के सेल्समैन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, एरिया मैनेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो मार्केट में माल सप्लाई करे, मार्केट एक के बाद एक मार्केट में दुकानों में माल सप्लाई करे. ठीक है. और वहीं से उस दुकान से कंज्यूमर माल लेके जाए. सो ये एक सिंपल सा मॉडल है. C&F फैक्ट्री, C&F आपका डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन मार्केट. ठीक है. इसमें एक चीज है कि C&F में जो माल रहता है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है. कंपनी को तभी तक पैसा नहीं मिला, इसने बेचा नहीं है किसी को. बेचने की काम शुरू होती है जब C&S से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देकर उसको खरीदता है. सेकंड मॉडल क्या है? कंपनी सुपर स्टॉकिस्ट बनाती है और ये सुपर स्टॉकिस्ट अपने अंडर में स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केट जाता है और मार्केट से कंज्यूमर के हाथ में. ठीक है. ये सुपर स्टॉकिस्ट क्या करता है? माल खरीद लेता है कंपनी से. इट पेज टू द कंपनी. ओके. सो ये C&F और सुपर स्टॉकिस्ट में डिफरेंस यही है कि C&F में कंपनी का माल अपना रहता है, तभी तक पेमेंट नहीं आती है, और सुपर स्टॉकिस्ट के पास जो माल रहता है वो खरीदा हुआ माल रहता है, कंपनी के पास पैसा आ जाता है. ओके. इसके अलावा काफी सारे मॉडल है. एक स्ट्रेट आप होलसेल में माल क्यों नहीं दे देते हो? अगर आपके पास नया प्रोडक्ट है, राजीव के पास एक नया प्रोडक्ट है और उसके पास बहुत बजट है मेरे पास कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट डाल दूं, एक पुल क्रिएट कर लूं, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है. मैं स्ट्रेट फैक्ट्री से उठाऊंगा माल, मैक्सिमम बीच में एक C&F बना दूंगा, वहां से स्ट्रेट अवे बिलिंग करूंगा, करके होलसेल को डाल, बड़े बड़े 5-6 होलसेलर बनाऊंगा हर शहर में और उसको डाल दूंगा. जैसे ये विनी ने करा, जैसे विनी परफ्यूम वाली कंपनी है जो फॉग बनाती है. फॉग. ठीक है. उस कंपनी ने वैसे ही किया था.
उसने सारे प्रोडक्ट लेके होलसेल में डाल दिया था और इधर पैसे सारे एडवर्टाइजमेंट, टीवी एडवर्टाइजमेंट में लगा, तो जहां से हमें मालूम चला कि फॉग एक बड़ा ब्रांड है और हम खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपने एम्वे का नाम सुना होगा, टपरवेयर का नाम सुना होगा। ठीक है, एम्वे टपरवेयर मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है। ठीक है, वो इस कंज्यूमर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, जाओ जाके 10 आदमी को बेच, जाके वो और 10 आदमी को बेचता है, वो 10 आदमी और 10 आदमी को बेचता है, इस तरह मल्टी लेवल। उसके पास एक कंपनी का डिपो होता है, वहीं से माल आता है, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से स्ट्रेट अवे उसके नीचे 10 लोगों को, उसके नीचे 10 लोग, इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। अच्छा, होलसेल की बात जब हम कर रहे थे, और एक होलसेल की बात में मुझे याद है, कमोडिटीज जितने बिकते हैं जैसे कि राइस, गेहूं, शुगर, ठीक है, कोई भी कमोडिटी बिकता है, ये एक होलसेल रूट से बिकता है। आज बासमती राइस मैं काम कर चुका हूँ, मंडीज होते हैं, चावल के मंडीज होते हैं, वहां पर होलसेलर्स बैठे होते हैं, कंपनी डायरेक्ट उनके साथ नेगोशिएट करती है, उसको सौदा बोलते हैं, और स्ट्रेट अवे उनके पास ट्रक लोड्स माल भेजती है और वहां से रिटेलर्स के पास, कंज्यूमर के पास माल जाती है। ठीक है, सो दैट वाज वन। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो, राजीव के पास ज़्यादा खर्चा करने का पैसा नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकता, मेरे पास सेल्समैन रखने की पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ढूंढूंगा। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे आपने वोल्टास का आज नाम सुना होगा। वोल्टास एक जमाने में अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। अमूल ओके, अमूल मिल्क, अमूल जितने भी प्रोडक्ट थे, वोल्टास डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ओके, जो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट लेके बेचते हैं। So in that case they buy the product और कैसा रहता है? They will buy the product. They will have their whole setup under them. अपना सेल्समैन, ASM, RSM सब उनका होगा। Okay. ठीक है। इनफैक्ट वही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे, वही मार्केट में स्टॉकिस्ट अपॉइंट करेंगे और माल बेचेंगे। काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग सॉर्ट ऑफ। आप कंपनी से डायरेक्ट मर्चेंट्स को बेच सकते हैं, जैसे कैश एंड कैरी, मेट्रो या वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एंड मेट्रो आर व्हाट? दे आर होलसेलर्स, कॉर्पोरेट होलसेलर्स। ठीक है, हम डायरेक्ट मेट्रो या वॉलमार्ट को दे दिए। मेट्रो एंड वॉलमार्ट दे हैव देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, उनके पास अपने सेल्समैन होते हैं, एएसएम होते हैं, आरएसएम होते हैं, दे हैव अ मार्केट विजिट रूट, एवरीथिंग। तो हम डायरेक्ट कंपनी से उनको दे दिए, दे विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मी। या तो अभी के दिन में तो सबसे लेटेस्ट जो है ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, कंपनी से डायरेक्ट माल उनके पास गया। एंड यू नो सबसे बड़ी चीज है, दीज पीपल, दीज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, they have only to invest on the product that they sell. They don't store product, they don't have inventories. बहुत छोटा इन्वेंट्री लेके काम करते हैं, एक्सेप्ट इन्वेंट्री है बट बहुत छोटा। सारा पैन इंडिया के लिए अगर एक कंपनी को सपोज 100,000 टन कोई प्रोडक्ट बनाना पड़े, एक ई कॉमर्स 1 टन लेके काम कर लेगा। उनका मेजर इन्वेस्टमेंट है अपना प्लेटफॉर्म बनाना, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑर्डर वहीं से लेते हैं और कहीं और से सप्लाई करते हैं, कभी कभी तो कंपनी डायरेक्ट सप्लाई करती है। So it means that they have got good अच्छा that is why इसके लिए जेफ बेजोस भाई इतने बड़े आदमी बने। Yeah, of course. He didn't have to invest much, ना? He didn't have a big warehouse. And he's investing his money in SpaceX. उसके अंदर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई नहीं है। He had a warehouse. I won't say he didn't have a warehouse, but compared to the total number of distributors and superstockers and C&F, ठीक है, आज think about Amazon doing a business equivalent to Walmart, ठीक है, but Amazon का क्या है, Walmart जैसा उतना इन्वेंट्री भी नहीं है, उतने सारे स्टोर्स भी नहीं है, फिजिकल एसेट्स बहुत कम है। करेक्ट। बाकी और एक दो छोटे छोटे जैसे कि फ्रेंचाइजीज बना दो। आपने मैकडोनल्ड्स को देखा होगा, मैकडोनल्ड्स या सबवे, दे आर ऑल फ्रेंचाइजी स्टोर्स। डायरेक्ट कंपनी से माल जाता है, या माल नहीं भी जाए तो फ्रेंचाइजी खुद ही बनाता है, जैसे सबवे, मैकडोनल्ड्स बना। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंचाइजी। आज इवन एमवे ने अपना फ्रेंचाइजी स्टोर बना दिया। डायरेक्ट उस स्टोर में कंपनी से माल आती है, वो ओनली एमवे ही बेचेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम टू होम सेलिंग। द कंपनी अपॉइंट्स एजेंसीज, उनको दे देती है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ले जाके, जैसे आज यूरो का फोर्ब्स, ठीक है, स्ट्रेट अवे ले जाके होम टू होम जाके बेचता है वो। ठीक है, सो दीज आर 7-8 मॉडल्स जो आपको हमने बताया। ठीक है, टू गो रूट टू द मार्केट। भी आपको चूज करना है हम कौन सा रूट लेंगे, ताकि मैं नया हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं सबसे कम खर्चे में अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना दूंगा ताकि मैं मार्केट तक पहुंच जाऊं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें और एक भी चीज सोचना है कि मैं मार्केट तक किस हद तक पहुंचूंगा। आज मैं इंडिया जैसे एक बड़े से कंट्री में बैठा हूं, इतने पॉपुलेशन वाली कंट्री में, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जहां से 3,500 से ज्यादा सुपरमार्केट्स हैं, ओके, जहां पर बड़े बड़े एटलीस्ट 12 से 14 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। आज हम अगर वहां पर सारे जगह में पहुंचना चाहे, मेरी बस की बात है क्या? मैं सारा कंट्री में एक साथ पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं। अगर मुझे
जनरल स्टोर, किराना स्टोर, इन रूट से जाना है तो मुझे एक एक जगह चूज करके अपने आप को वहां पर एस्टैब्लिश करके फिर आगे बढ़ो। बिकॉज जनरल स्टोर, किराना स्टोर्स को सर्विस करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है। मेरे को सेल्समैन अपॉइंट करना है, मेरे को एसएम अपॉइंट करना है, मेरे को सारा स्ट्रक्चर बनाना है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन देना है, सब कुछ देना है। या तो फिर मैं सोचूं नहीं, मैं नया नया लॉन्च करूंगा, किया हूँ, मैं सिर्फ ई कॉमर्स जाता हूँ, ई कॉमर्स में मैं पैसा खर्चा करता हूँ जितना भी है मेरे पास, एंड वहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ, लोगों को पता चल जाने दो ये प्रोडक्ट, फिर धीरे से मैं दूसरे चैनल्स में जाऊंगा। या तो मैं ढूंढ लेता हूं कि मैं इंडिया के 16 मेट्रोस है, मेट्रो एंड सेकंड लाइन मेट्रो बोलते हैं, 16 सिटीज है, मैं सिर्फ इन 16 सिटी में सुपरमार्केट्स में ही काम करूंगा। सुपरमार्केट्स चेन्स लाइक बिग बाजार, डी मार्ट, स्पेंसर, स्पार, इनमें ही काम करूंगा। मैं ये 4-5 सुपरमार्केट चेन्स को बात कर लूंगा, इनको सोल मार्केटिंग राइट दे दूंगा, मेरे प्रोडक्ट सिर्फ यहीं पर बिकेंगे। आज आप देखोगे एक वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना चालू हुआ है। Xiaomi जो मोबाइल थे, या OnePlus T जो मोबाइल था, ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिक रहा था इनिशियली। ये एक नया फिनोमेना है, उसको सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे दिया कि आप ही बेचोगे इसको, मैं किसी और को, और उसका सेल सारे मोबाइल्स को पीछे छोड़ गया। करेक्ट, ठीक है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मॉडल्स हाउ यू, तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाना है, बैठ के सोचना है कि हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, और उस कॉम्पिटेंसी और रिसोर्स को मैच करा के मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं सक्सीड कैसे करूं, मुझे मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिले। Yes, it had been really, kind of eye-opener kind of thing, Saurav. And I'm sure that this episode will help a lot of entrepreneurs, those who are in a phase of scaling up. And in case you need our help, in case you want to connect with us, you want to connect with Saurav, you can comment in the section and then we'll revert you. And thank you so much for watching this, and wish you good luck. All the best to all of you. Thank you. Hello friends. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए, और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए ईवा टीवी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के सारे लोगों को बताने के लिए कि ये एपिसोड आपको पसंद आई है और उनको भी शायद पसंद आएगी, ये वीडियो शेयर करें और ये ईवा टीवी का चैनल के बारे में उनसे जरूर बात कीजिए और ये सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।